हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, 23 फरवरी से आप सभी का पेपर शुरू हो रहा है। तो टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 23 फरवरी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो सबसे पहले इस क्लास में जीके के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है केवल 1 ही घंटे का होता है, यानी 60 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग मिलेंगे। 80 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा केवल 1 घंटे में, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 160 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में आप सभी को 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ रहता है। तो इससे आप एक आइडिया लगाइए कि सवालों का लेवल किस तरह से पूछा जाता होगा हर शिफ्ट में, कि केवल 1 ही घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन मैथ भी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, इसके अलावा 20 क्वेश्चन जीके भी और हिंदी प्लस करंट अफेयर के भी सॉल्व उसमें ऐड रहते हैं। तो ध्यान रखिए साथी, जिस तरह से आप सभी के पेपर में सवाल पूछे थे और जिस टॉपिक से सवाल पूछे थे, उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको चेक करना है कि किन किन टॉपिक से हमेशा आपके पेपर में सवाल पूछेंगे, और हर शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, तो ट्राई करिएगा कि जीके के जो हम स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन हल करेंगे, कम से कम आप सभी का 14 से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में कम से कम आपका 16 से 17 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद आपका मैथ रीजनिंग मिलाकर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करेगा, प्लस 1/8 का माइनस मार्किंग रहेगा, यानी 8 गलत करेंगे तब आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन का जो आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करिएगा, डरिएगा नहीं कि माइनस मार्किंग होगा, क्योंकि 1/8 का होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि पहला टॉपिक से है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है? बताएंगे आप सभी, किस राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है? बताएंगे आप सभी कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे बिहू आप सभी से पूछ लेगा, बिहू किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। इसके अलावा आप सभी से पूछ देगा पोंगल, पोंगल ये कहाँ का? चलिए कमेंट सेक्शन बताइए आप सभी लोग। जैसे कुचिपुड़ी है, ये भी पूछ देता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से है? तो ये आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। और कथक पूछ देगा, यूपी से है। कथकली कहाँ का? केरल का। ये सभी आप बेसिक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक सवाल यहाँ से आपके पेपर में आ जाएंगे। पोंगल का आप सभी को बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? हर शिफ्ट में 2 सवाल पंचवर्षीय योजना के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बताइए, 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? आप सभी को मालूम होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, जो कि 1956 में समाप्त हुई थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुई थी और 61 में समाप्त हो गई थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी 1961 में स्टार्ट हुआ था और 66 में समाप्त हो गया था। और 67-68 में आपका योजना अवकाश लागू किया गया था। प्लस इसके बाद जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये 1969 में स्टार्ट हुआ था, 74 में समाप्त हो गया था। ठीक, उसके बाद 1974 से लेकर 78 के बीच केवल 4 साल का 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो टोटल 1951 से लेकर 1990 के दौरान टोटल पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 7। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? बताइए, किस नर्तक ने 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? हलदा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहीं कहीं हल्दा उत्सव लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हल्दा और हल्दा एक ही है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5।
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये मिजोरम राज्य की है। ऑप्शन के अनुसार आप राइट आंसर देंगे। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। खासकर जनगणना के जितने भी सवाल आएंगे ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे 2021 में शुरू किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। कौन सा नीति निदेशक तत्व ग्राम पंचायतों के स्वशासन के संगठन की वकालत करता है? बताइए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ऐसी कौन सी नीति जो कि निदेशक तत्व ग्राम पंचायतों के स्वशासन के संगठन की वकालत करता है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। पहली पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? बताइए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें भाई आप सभी को मालूम होगा कि कृषि पर अधिक जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? बताइए। इनमें से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? जैसे मंत्रिपरिषद को राज्यपालिका माना जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री को भी एक राज्य कार्यपालिका माना जाता है, राज्यपाल को भी माना जाता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये किसमें शामिल होती है? ये न्यायपालिकाएं भाई, ये राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं होते। ये कहाँ पे शामिल होते हैं? न्यायपालिका के ये सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल करने के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? बताइए। 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल करने के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? तो खिलाफत कमेटी समूह को बनाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्कोर अपना काउंट करते चलिएगा, साथ में लास्ट में स्कोर करिएगा हर एक सेक्शन में। देखिए, जगजीत सिंह का संबंध संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? जगजीत सिंह थे, इनका संबंध संगीत के किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध गजल से था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? बताइए। पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? जो छऊ है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जैसे गरबा गुजरात का है, बिहू असम का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, छऊ किस राज्य का है? कोई बता सकता है? जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल, लेकिन एक और स्टेट का फेमस है छऊ, तो कोई बता सकता है भाई? जैसे हमने आपको बता दिया झारखंड, एक आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा स्टेट बताइए कि छऊ किस तीसरे स्टेट से बिलोंग करता है? कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता था? सूक्त को किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता था? तो इसे ऋग्वेद के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता था, जो सूक्त है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो असम राज्य की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एसएससी जीडी शिफ्ट के लिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? बताइए। 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? भाई एशियन गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, जितना आप पूरा डिटेल में पढ़ सके पढ़ लीजिए भाई, एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। ये श्योर है कि हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो अभी से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आप
बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए भाई। एशियन गेम्स, पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक, एशियन गेम्स, जितना भी टॉपिक है भाई पढ़ लीजिए, क्योंकि एसएससी इस बार इस तरह के सवाल अधिक पूछ रही है पेपर में। ओके, ध्यान रखिएगा भाई। 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था? ध्यान रखिएगा, 16 वर्षों के बाद गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष विच्छिन्न घास के मैदान पाए जाते हैं? किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष विच्छिन्न घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गुड़ी पड़वा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य क्षेत्र कौन थे भाई? इस बार पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्षेत्र पूछा है। पहली में तो आप जानते हैं कि कृषि, यानी पहले में आपका कृषि, लेकिन दूसरे वाला भी पूछ दिया तो उद्योग और सेवा क्षेत्र है इसमें। ओके, एक सेकंड में, पहले में हमने आपको क्या बताया? कृषि है ना, तो कृषि आएगा ना, यानी कृषि पहले में था और दूसरे में उद्योग क्षेत्र था भाई। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद में से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद 94 में किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, ये पहला पोर्शन आज के सेशन में टोटल 21 क्वेश्चन जीके था। तो बताइए कि आप सभी का इन 21 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? क्या आप सभी का 14 से 15 क्वेश्चन सही हुआ पहले सेक्शन से? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी क्वेश्चन में। तो हिंदी का आप देखिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहता है हिंदी के सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। गरिष्ठ कैसे लिखा जाता है? रात्रि में जैसे कि हम जानते हैं कि गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, नॉर्मल भोजन करना चाहिए। तो गरिष्ठ कैसे लिखा जाता है भाई? ग आर पे छोटी की मात्रा, लेकिन जो भाई आपका आता है ठ, ये वाला सा रहता है, षटकोण सा वाला रहता है, लेकिन इसमें देखिए शरीफा सा वाला दिया, यही से क्या है भाई? ये शुद्ध नहीं है, ये आपका शुद्ध है गरिष्ठ। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही भाई? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए शब्द का सही परिवाची शब्द पहचानिए। विनीत के बताइए। विनीत मतलब होता है कि जैसे कि विनम्र, जो बिल्कुल नम्र होता है, बिल्कुल अच्छा जो इंसान होता है, नम्र होता है। शिष्ट भी जिसे हम बोलते हैं, जो शिष्टाचार होते हैं, है ना, तो उसे विनीत बोलते हैं। तो इसका परिवाची शब्द यानी समान वाला शब्द बताना पड़ेगा भाई। तो उससे हम क्या बोलेंगे? प्रणत बोलेंगे। प्रणत बोलेंगे। प्रणत का मतलब भी होता है क्या भाई? नम्र। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की याद रखा है। वृक्ष का पर्याय निम्न में से कौन सा है? वृक्ष का पर्याय मतलब पर्याय जानते क्या होता है? पर्यायवाची शब्द एक तरह का। तो इनमें से कौन सा है वृक्ष का पर्याय? तो गाछ है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। कलम तोड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? कलम तोड़ना का बताइए। कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करिए। हाथ सूखी टहनियां खा रहा है।
यानी हाथी सूखी टहनियाँ खा रहा है, हाथ नहीं भाई हाथी लिखा है। बताइए हाथी जो वो सूखी टहनियाँ खा रहा है, इसमें भाई वर्तनीय प्रयोग त्रुटियाँ हैं, इसको ध्यान रखिएगा। टहनियाँ ये आपका गलत है भाई, ये भी मात्रा बड़ी की नहीं रहता, छोटी की मात्रा रहता है। जैसे ट ह नी ऐसे होता है भाई, टहनियाँ, ये आपका ठीक बनेगा। तो देखिए यही आपका क्या है भाई, त्रुटि है, यही वाला आपका सही क्या है, सही ये वाला सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। कोयल का पर्याय बताइए कौन सा हो गया भाई, कोयल का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से, कोयल का श्यामा है भाई। ओके ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या बनेगा। और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी बहुत शानदार तरीके से, एक भी दिन मिस नहीं होगी क्लास। और जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक भाई ये क्लास आपके बीच आती रहेगी। डेली एक एक मॉडल पेपर हम आपके लिए कराते रहेंगे, पूरे पेपर का सोल्यूशन इसी तरह देते रहेंगे। तो क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके देखिए निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश बताइए। मैं मेरा कलम से लिखता हूँ, मैं मेरा, मेरा की जगह मैं अपनी कलम से लिखता हूँ कि मैं मेरा कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है भाई, मैं की जगह मेरा की जगह क्या होना चाहिए, अपनी होना चाहिए भाई, है ना। आप ही सेंटेंस पढ़िए, मैं मेरा, ये कोई सेंटेंस बना नहीं हो रहा है, या ऐसे होना चाहिए मेरा कलम से कोई लिखता है, या तो यहाँ पे मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ये सही हो सकता है भाई। तो यहाँ से कौन सा भाई अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है, मेरा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी जगह अपनी होना चाहिए, ठीक है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। आमों के बागों में बोल रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। भाई आप सभी को तत्सम शब्द देखना है, वो भी तद्भव नहीं देखना है, ठीक है। बताएंगे आप सभी, जैसे कोयल, सभी बताएंगे भाई। जैसे कोयल आपका एक तद्भव शब्द होता है, कोकिल भी एक तद्भव है, कोयलिया भी, लेकिन कोकिल, अब याद रखिएगा कोयल जो होता है ना भाई, हमने आपको क्या बताया कि कोयल एक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो कोकिला होता है। सवाल पूछा ना कि आमों के बागों में बोल रही है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें तत्सम शब्द से करना है, यानी इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, कोकिला है। कोयल का तत्सम क्या होता है, कोकिला होता है। कोयल एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। आमों के बागों में कोकिला बोल रही है, ये इस सवाल का आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करिए। इंद्रियों को वश में करने वाला, भाई इंद्रियों को वश में करने वाला, इसके लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो इंद्रजीत बोलेंगे, इंद्रजीत, इंद्रियों को वश में करने वाला, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। भाई हमने अच्छी तरीके से डिटेल में हर एक चीज़ को बताया है। यदि आपने यूपी पुलिस का भी क्लास ले रहे होंगे तो हिंदी का उसमें तो डिटेल में क्लास चली बहुत शानदार तरीके से, लगभग 2 से 3 टॉपिक एक क्लास में होता ही होता, अच्छी तरीके से एकदम एग्जाम्पल के साथ होता है। तो इनमें से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, जैसे वहाँ, यहाँ, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण किधर, लेकिन जो अभी है, ये जो अभी लिखा है ना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यही आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत परिश्रम करना, इसके लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। बहुत परिश्रम करना, तो इसके लिए शब्द क्या बनेगा भाई, इसका मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, यानी आकाश पाताल एक करना भाई, बहुत परिश्रम करना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करिए। आंखों के आगे नाचना, आंखों के आगे नाचना यानी हर समय याद ही करना भाई। जैसे कोई चीज़ हमें याद हो जाता है तो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जैसे हमारे आंखों के सामने चलता रहता है। कोई भी चीज़ हम देख लेते हैं या कोई घटना घट जाती है तो हमारे आंखों के सामने हमेशा घूमती फिरती रहती है, यानी हर समय याद होती रहती है, यानी हर समय याद रहना। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। जैसे शोषण एक पुल्लिंग शब्द है, कार्य भी एक पुल्लिंग शब्द है, पोषण, लेकिन जड़ता जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है जड़ता। तो यही डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आकाश में विचरण करने वाला, भाई आकाश में विचरण करने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा? तो उसे नभचर कहते हैं, जो आकाश में विचरण करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। अभ्यागत का पर्याय बताइए। अभ्यागत का पर्याय जानते क्या होता है? मेहमान, जो हमारे घर मेहमान आते हैं, आगंतुक जिसे हम बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। जो शिव की उपासना करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? जो शिव की उपासना करता हो। लेकिन साथ देखिए, आपके पेपर में हिंदी के तो केवल 15 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपका गद्यांश पद्यांश रहते हैं। जो एक आपका सारांश दिया रहेगा, इसको पढ़कर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपको केवल 15 क्वेश्चन तैयार करना है भाई। 5 क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी वही सवाल में पढ़ के आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो बताइए, जो शिव की उपासना करता हो उसे क्या कहेंगे? शैव बोलेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निंदा का विलोम शब्द बताइए। निंदा मतलब जानते हैं किसी का बुराई करना भाई, यानी स्तुति बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? किनारा मतलब जैसे कि आपका एक नदी है, उसका आखिरी छोर, जिसमें उसमें कोई जान नहीं रहता, एक प्रकार का एकदम अंतिम छोर पे रहता है, तो उसे जानते क्या बोलते हैं? हाशिया उसे बोलते हैं, जिसमें जान नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। स्वामी के लिए विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी यानी दास हो जाएगा भाई इसका विलोम शब्द। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, यहां से 19 क्वेश्चन आज हिंदी के कंप्लीट हुआ है। तो बताइए, हिंदी में आप सभी का कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त बताएंगे हिंदी में आज के इस सेक्शन में आप सभी कितना स्कोर रहा। तो अब चलिए हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग के सवालों से, ठीक है। पहला देखिए रीजनिंग का सवाल 41 क्वेश्चन नंबर। यदि शब्द आर्म चेयर के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो साथियों, यहाँ पे आर्म चेयर लिखा है, ARMCHAIR, आर्म चेयर है। तो इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, यानी जैसे कि आपका ABCD रहता है ना, ऐसे नहीं, जैसे उल्टा, जैसे Z, उसके बाद Y, X, W, V, ऐसे करके, केवल इसी अक्षरों का इस्तेमाल करके, आर्म चेयर के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके। ओके, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा अक्षर है आर्म चेयर में? तो सबसे बड़ा तो भाई R है भाई, क्योंकि RSTUVWXYZ तो है नहीं, 2 बार R है, तो लगातार 2 बार R लिखेंगे हम लोग। इससे छोटा कौन भाई? M भी है, देखिए उसके बाद R से लेकर M के बीच कोई भी नहीं है। ओके, जैसे QPO नहीं है भाई, तो M आ जाएगा। M से छोटा कौन है भाई? डायरेक्ट I है। इससे छोटा कौन है? H है। इससे छोटा कौन है? C, और उसके बाद A हो जाएंगे 2 बार। तो ये आपका आर्म चेयर के विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं। देखिए, R अपने सेम पोजीशन पे है, M सेम पोजीशन पे, H अपने सेम पोजीशन पे, यानी 3 ऐसे अक्षर हैं जो कि अपने स्थितियों को बिल्कुल अनचेंज किया, यानी अपरिवर्तित रहे हैं। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल कॉल करिए भाई, देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर कौन देता है, ईमानदारी के साथ बताइए। जैसे देखिए 6 व्यक्ति हैं, EFGQR और S उत्तर के समूह की एक पंक्ति में बैठे हैं। मान के चलिए दोस्त, एक पंक्ति है ऐसे, पहले आप दिशा ज्ञात करना सीख लीजिए। ये आपका 4 दिशा होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, यानी जितने भी व्यक्ति हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एक मान के चलिए पंक्ति है सीधा सा, ठीक है। हम आप सभी से पूछ दे कि आप ए हैं, आप यहाँ पे ए बैठे हैं, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो हम आप सभी से पूछे कि आप सभी का राइट साइड किधर होगा? जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे, जब आप उत्तर की तरफ देख रहे, तो आप कह देंगे सर राइट साइड तो हमारा इधर ही होगा। जब हम उत्तर की तरफ देख रहे हो तो, और हम आप सभी से पूछ दे कि आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे सर जी इधर हो जाएगा। ये दिशा क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 6 व्यक्ति को हमें इसी पंक्ति में बैठाना है, तो पहले 6 ठो पंक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। ज़्यादा इसमें हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्च करना है, जो सवाल वाला वही काम करना है, सिंपल सा। आर की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है,
अब देखिए आर के दाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, यानी हमें आर को वहां बैठाना पड़ेगा कि उसके भाई दाईं साइड में केवल 2 ही व्यक्ति आना चाहिए, इसके अलावा एक भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। यानी दोस्त मेरे हम आर को यहां बैठाएंगे तभी तो देखिए आर के राइट साइड में 2 ही व्यक्ति केवल बैठेंगे पहले लाइन के अनुसार। ठीक, ये पूरा हो गया। अब देखिए दूसरे का लाइन पढ़ा जाए। आर और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्त मेरे आर और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, यानी हमें आर तो ऑलरेडी यहां बैठा है, अब हमें आर और ई के बीच 2 व्यक्ति को बैठाना है। यानी हम जब ई को यहां बैठाएंगे तभी तो देखिए दोस्त मेरे आर और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक, यदि आप सोच रहे होंगे सर ई यहां बैठा दी तो भाई यदि हम यहां ई को बैठाते तो इसमें तो केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। सवाल बोला है कि आर और ई के बीच 2 व्यक्ति को बैठाना है, यानी हम ई को यहां नहीं बैठा पाएंगे, ई को हम यहां बैठाएंगे तभी आर और ई के बीच 2 व्यक्ति आएंगे। कौन कौन व्यक्ति हैं किसी को नहीं मालूम है। अब हम जब आगे लाइन को पढ़ेंगे तब बैठेंगे व्यक्ति। और देखिए ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, तो भाई ई तो ऑलरेडी यहां बैठा है, एफ को यहां बैठा दिया जाए तभी तो देखिए ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठेगा सवाल के अकॉर्डिंग। ये भी लाइन क्लियर होगा। अब देखिए तीसरा का लाइन पढ़िए। एफ जो है ना वो आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर के ठीक एफ बैठा, भाई आर तो यहाँ पे बैठा है, इसके जस्ट लेफ्ट यानी बाएं साइड में देखिए एफ बैठा है, करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी ये बैठ चुका है। ये भी लाइन पूरा आ गया। उसका देखिए यस जो है ना वो क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी क्यू के ठीक दाईं ओर यस बैठा है, तो दोस्त मेरे क्यू के ठीक दाईं ओर यानी क्यू को यहां बैठा दिए, यस को यहां बैठा दीजिए। क्यू को जब यहां बैठाएंगे तभी तो इसके राइट साइड में यस को आप बैठाएंगे। ये भी लाइन पूरा गया। अब एक पंक्ति खाली, तो कौन सा अक्षर नहीं बैठा उसको बैठा दिए, जी नहीं बैठा तो जी को यहां बैठा दिए। सभी व्यक्ति बैठ चुके हैं, 6 व्यक्ति। सवाल देखिए क्या पूछा है, क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्यू यहां बैठा है, जी यहां बैठा है, इनके बीच में एक एफ बैठा है, एक आर बैठा है, तो यही 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई जी और क्यू के बीच या क्यू और जी के बीच, आप जिस तरह से देख सकते हैं। सब क्लियर हो कि नहीं पहले बताइए। इस सवाल का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को सॉल्व करने आप सभी को दोस्त? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में AGED को 7613 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, EARG को 1236 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा। जैसे देखिए दोस्त मेरे AGED इसमें 4 अक्षर है तो इसके 4 अलग कोड क्या है 7613, और उसके बाद EARG इसमें 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है 1236। पूछा आर का कोड। अब देखिए हमें आर का कोड चाहिए, जिसमें आर रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा। आप सभी को ये तो मालूम होगा। यानी देखिए जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं, जो पूछा रहे आर पूछा यदि हम कॉमन चेक करेंगे तो, लेकिन जो पहले वाला कोड है AGED इसमें तो आर है ही नहीं भाई, आर तो हमारा केवल इसी में है। यानी हमारा जो कोड मिलेगा इसी में से मिलेगा कोई ना कोई नंबर 1 2 3 6, इसमें से एक भी नंबर हमारा आंसर नहीं मिलेगा 7 6 1 3। तो अब ऑप्शन चेक करिए, देखिए कि 7 6 1 3 में कोई कौन कौन संख्या उसको हटा दीजिए आप। जैसे देखिए 1 को हम हटा सकते हैं क्योंकि देखिए AGED में 1 है तो इसमें तो हमारा आंसर नहीं, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग। उसका देखिए 3 भी इसमें है, देखिए AGED में 3 भी इसमें, तो ये भी नंबर नहीं मिलेगा हमारे आंसर में। उसका देखिए 6 भी इसमें है एज में, तो ये भी नहीं। यानी अब देखिए बच रहा केवल 1 2, तो आर का कोड ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला मेथड है, बहुत आसान वाला मेथड है। अब दूसरा का मेथड जो हम बरसों पुरानों से सॉल्व करते आ रहे हैं, हम सीखते आ रहे हैं। देखिए कौन सा मेथड है। जैसे हमसे आर का कोड पूछा है ना, तो हम पहले आर का तो कॉमन चेक करें, लेकिन इस बार आर कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि एज में आर में नहीं है, अर्ग में आर है, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा। जब हम कॉमन नहीं मिलेगा तो हम एलिमिनेट करते हैं भाई, जो इनका कोड होगा इसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे 2 कॉमन नंबर आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे देखिए AGED में 6 है और अर्ग में 6 है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखिए AGED में 1 है और अर्ग में भी 1 है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखिए AGED में 3 है और अर्ग में भी 3 है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बच रहा है केवल एक एक नंबर। AGED में 7 बच रहा है, अर्ग में 2 बच रहा है, जिसमें आर रहेगा उसी में आंसर हो, यानी अर्ग में आर है तो आर का 2 आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक ही है भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बन रहा है। ये सवाल बेस्ट लेवल का है भाई। दिए गए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। देखिए कथन और निष्कर्ष दिया है,
जब इस तरह का सवाल आ गया कथन और निष्कर्ष वाला, तो आपको कथन का डायग्राम बना लेना है अच्छी तरीके से। देखिए कैसे बनाएंगे। पहला कथन पढ़िए, कुछ नल साबुन है, यानी कुछ नल, नल को हम यन से लिख रहे हैं भाई, कुछ नल जो ना वो साबुन है, यानी कुछ नल जो ना ये साबुन है, तो हम साबुन की यस से लिख दिए। दूसरे का कथन पढ़ा जाए, कुछ नल क्रीम है, यानी जो कुछ नल है ना ये क्रीम भी है भाई। ठीक, आप तीसरा का पढ़िए, कुछ साबुन तेल, यानी जो कुछ साबुन है ये ना ये तेल है, तो तेल को हम टी से लिख रहे हैं। हमारा तो कथन का डायग्राम बन गया भाई बहुत आसान तरीके से। देखिए कुछ नल साबुन है, तो कुछ नल साबुन हो गया, कुछ नल क्रीम है, कुछ नल क्रीम हो गया, क्रीम को हम के से लिखा है। फिर कुछ साबुन तेल है, यानी कुछ जो साबुन है तेल है, ये भी बन गया डायग्राम भाई। ठीक, ये पूरा हो गया। अब देखिए इसका निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष, कुछ नल क्या तेल हैं, क्या कुछ नल तेल हैं? बहुत दूर दूर का अंतर है भाई, नल यहां पर है, तेल यहां पर है, कोई इनका तो रिलेशन ही नहीं बन रहा। यानी पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो कथन के अनुसार नहीं अनुसरण कर रहा है भाई। अब दूसरा का देखिए निष्कर्ष पढ़ा जाए, क्या कुछ साबुन क्रीम है, क्या कुछ साबुन क्रीम नहीं, क्योंकि कुछ नल क्रीम है, कुछ नल क्रीम है, न कि भाई कुछ साबुन क्रीम है। यानी दूसरे का भी हमारा ये कथन के अनुसार निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है भाई। यानी इसमें दोनों ही अनुसरण नहीं करें निष्कर्ष, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करते हैं, यानी 3 नंबर इस सवाल का राइट आंसर होगा। इसमें 3 ही ऑप्शन भी दिए रखा है भाई। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन किसी न किसी पैटर्न पे समान होंगे, कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन एक जो पैटर्न होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा इन तीनों से। तो इस तरह के सवाल आप इन्हीं ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकें। जैसे पहला ऑप्शन के हर एक अक्षर का कोड करिए, यम 13, यच 8, सी 3। देखिए 13 से 8 यानी इसमें -5 हुआ है, 8 से 3 यानी इसमें भी -5 हुआ है। ऑप्शन बी चेक करिए, देखिए T20, O15, J10। देखिए 20 से 15 इसमें -5 हुआ है, 15 से 10 इसमें भी -5 हुआ है। सी ऑप्शन चेक करिए, GBW, G7, B2, W23, 7 से 2 इसमें -5 हुआ है। अब यहाँ से जब आप 2 हो गया, 2 कौन सा अक्षर होता है? बी होता है। बी को हम कितना मान लेते हैं? 28, 28 में से हम 5 को घटाएंगे 23, 23 पे कौन W, यानी इसमें भी -5 का लॉजिक लगा है। यानी लगातार भाई ए बी सी ऑप्शन तो एक पैटर्न पे चल रहे हैं, -5 का, लेकिन भाई जो ऑप्शन डी होगा ना यही अलग हो जाएगा भाई। कैसे चेक करिए, देखिए इनके अक्षर का कोड करिए, क्यू जे ई का, क्यू 17, जे 10 होता है। देखिए 17 से 10 कर दिया, यानी इसमें -7 कर दिया भाई। फिर देखिए ई होता 5, 10 से 5 यानी इसमें -5 किया है। ठीक, एक -5 किया लेकिन स्टार्टिंग में -7 कर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भाई समूह से बिल्कुल अलग हो रहे हैं क्योंकि इसमें -7 -5 का लगा, नहीं तो ऑप्शन ए बी सी में -5 का रिलेशन सेट हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, एक विशेष कूट भाषा में जेड एक्स एफ जी ए को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बी टी जी एच ए एस क्यू आर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में वाई डब्ल्यू एन ई आर आई का कूट क्या होगा? सॉल्व करिए। जैसे देखिए जेड एक्स एफ जी ए, इसका कोड केवल 3 किया है भाई। जब हम इनके अक्षरों का कोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। जैसे जेड होता है 26, एक्स होता है 24, एफ होता है 6, जी 7, ए 1 होता है। इसके जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 24, 26, 50, 50, 13, 63, एक 64 होगा, लेकिन हमें तो भाई 3 बनाना है। अब देखिए जब इस तरह का सवाल उल्टा सीधा अक्षर देना है तो इनको काउंट कर लीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 अक्षर हैं, तो 5 में से यदि हमें 2 को घटाएंगे तभी तो 3 मिलेगा। यानी इसमें जानते क्या लॉजिक लगा है? टोटल अक्षर में से -2 किया है, टोटल अक्षर में से -2 किया है। दूसरा भी चेक करिए, जैसे बी टी जी एच, बी टी जी एच ए एस क्यू आर, इसमें टोटल 6 अक्षर है, इनको काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने आपको क्या बताया? टोटल अक्षर में से -2, तो 6 बन गया। देखिए यानी जो पूछा है वाई डब्ल्यू एन ई आर आई, टोटल अक्षर काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से आप सभी को 2 माइनस करें, यानी 4 आएगा इसका कोड, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? चलिए भाई, तो एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए दोस्त मेरे,
ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट का बताइए इसका कोड कितना बनेगा भाई इस सवाल के अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन बताइए आप सभी। चलिए भाई अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। हर शिफ्ट का ये मैथ का सवाल है भाई। यदि x का 4% 24 है तो x का मान क्या होगा। x का मतलब क्या होता है, गुणा। 4% जो है वो 24 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, x गुणा 4/100। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं भाई किसी नंबर में, 24। अब देखिए ये बराबर है 4 एकम 4, 4 छंग 24 से कट जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 100 का गुणा 6 में कर देंगे तो 600 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल है भाई, ठीक। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा। 5, 35 और x का चतुर्थानुपाती 84, तो x का मान ज्ञात करिए। जैसे दोस्त मेरे 4 अनुपात रहता तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते, जैसे a अनुपात b, डबल अनुपात c अनुपात d करते हैं। यानी a आपका 5 दिया है, b आपका 35 दिया है, c मान के चलिए कि 35 आपका दिया है भाई, और चौथा x का चतुर्थानुपात यानी d आपका x दिया है, ठीक है। अब यहाँ से c आपका x दिया है मेरे दोस्त, x का यानी c तो ऑलरेडी दिया है आपका, x दिया है, और d इस बार आपका 84 दिया है। हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे a का मल्टीप्लाई हम d में कर लेते हैं, b का मल्टीप्लाई c में कर लेते हैं भाई। इसी तरह हम सवालों को सॉल्व करते हैं ना, a इंटू डी b इंटू सी कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई हम 84 में कर लेंगे भाई, और 35 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे यानी 35x हो जाएगा भाई, ठीक। अब जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 गुणा 84 बटे में यहाँ से 35 हो जाएगा। दोस्त मेरे ये क्लियर। आप देखिए 84 पंजे 5 का 20 का 0 को 2, 5 और 40 तो 42, 420 बटे में 35। अब देखिए 35 का भाग जब 42 में देंगे तो एक बार में 7 आएगा, और 0 यानी 70, 35 गुना 70 यानी x की वैल्यू कितना आएगा, x का मान कितना होगा 12 होगा, तो सी आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ये भी बहुत बेसिक सवाल है भाई, ये सवाल गलती नहीं होना चाहिए आप सभी से, क्लियर। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। एक दुकानदार एक त्योहारी ऑफर देता है, काश हमें भी कोई ऐसा ऑफर मिले भाई। कोई भी 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं। यानी आप एक दुकान में गए, आप 3 शर्ट खरीद रहे हैं, आपको 2 मुफ्त मिला, यानी टोटल आपका शर्ट 5 हो जाएगा। इस ऑफर के समतुल्य प्रतिशत छूट ज्ञात करिए। भाई आप कोई सामान 3 खरीद रहे हैं, आपको इस पर 2 अधिक छूट मिला, यानी टोटल आपके सामान कितना हो गया, 5 हो गए। अब जब प्रतिशत छूट है उसको तो आपको ऊपर लिखना है, बट्टे में टोटल आपका प्रोडक्ट यानी 5 शर्ट लिखना है, परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकम 5, 20 पंजे से नहीं, जो इसके समतुल्य प्रतिशत छूट मिला वो 40% मिला है। सिंपल सा सवाल है भाई, डी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, पहले तो देखिए एक दुकानदार एक त्योहारी ऑफर देता है, कोई भी 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त मिला, यानी आपने स्टार्टिंग में 3 शर्ट खरीदा, आपको उस पर 2 अधिक शर्ट मिला, यानी टोटल आपका शर्ट 5 हो गया। अब देखिए जो इसका ऑफर का समतुल्य प्रतिशत छूट पूछा है, यानी जो छूट पूछा है तो 2 आपको छूट देना है, तो 2 को आप ऊपर लिखेंगे और टोटल शर्ट को आप नीचे लिखेंगे, इंटू आप 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बन रहा है। रीजनिंग का सवाल है भाई, बेस्ट लेवल का सवाल है। एक विशेष कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a जो है बी का भाई है, a गुणा बी का अर्थ है कि a जो है बी की पत्नी है, a भाग b का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि k भाग l गुणा m माइनस n प्लस o है तो यम का o से क्या रिलेशन है। भाई यम का o से केवल पूछा इसमें तो, लेकिन सवाल करने का तरीका सीख लीजिए, कभी गलती नहीं होगा आज के बाद इस सवाल में आप सभी। जैसे बस आप सभी को ये भाग गुणा माइनस प्लस का इस समीकरण में चेक करना है, इनका मतलब आपको ए बी का मतलब नहीं देखना है, केवल आपको भाग प्लस माइनस गुणा का मतलब देखना है। जैसे देखिए के और एल है, कि भाग आपको नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि ए जो है बी की पत्नी, यानी यहाँ पे एल की पत्नी जानते कौन हो जाएगा, के हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप पत्नी लिख दीजिए, ठीक है। तो यल की पत्नी इस बार के है, फिर गुणा यम दिया है तो गुणा को मत लीजिए, डायरेक्ट यम। अब गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दे, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी की पत्नी, यानी यहाँ पे यम की, एक सेकंड भाई मैंने क्या लिख दिया,
जैसे दोस्त मेरे पहला आपका भाग था पिता है भाई, एक सेकेंड, के भाग यल है, तो इसमें देखिए ए भाग बी काटते, ए जो बी का पिता यानी यल का पिता यहाँ पे के है मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे यल का पिता के है, कंफ्यूज क्रिएट हो रहा था। अब देखिए गुणा यम है भाई, गुणा यम है। अब गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ए गुणा बी का अर्थ है ए जो बी की पत्नी यानी यम की पत्नी यल है भाई, यहाँ पे यम की पत्नी यल है, तो यहाँ पे आप इस बार आप पत्नी लिखिए, ठीक है। फिर देखिए माइनस यन है भाई, माइनस का मतलब देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का भाई, यानी पे यन का भाई कौन है भाई, यम है, ठीक है, यहाँ पे भाई लिख दिए। फिर उसका देखिए प्लस ओ है, प्लस का मतलब देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए जो बी की माता यानी यहाँ पे ओ की माता यन है, ठीक है। अब लास्ट वाले अक्षर को अपने आप को मान लिया, यानी मैं ये हो गया, मेरी माँ है ये यन, मेरी माँ के भाई यम है, यानी यम का उससे किस प्रकार रिलेशन होगा, यानी मेरी माता के भाई हो जाएंगे, यानी मेरे मामा हो जाएंगे भाई। मेरी मम्मी के जो भाई लगते हैं क्या लगते हैं, हमारे मामा ही तो लगते हैं। सवाल यही पूछा है कि यम का ओ से क्या रिलेशन है। जैसे ये लास्ट वाला मैं हो गया भाई ओ, मेरी माँ यन है, यन मेरी माँ का भाई यम है, यानी यम से ओ क्या भाई, यानी मेरी माता का भाई होगा, यानी पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करें, हमेशा इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाइएगा। यदि आप सभी से पूछ देता कि के का रिलेशन ओ से क्या होता तब आप क्या बताते हैं। जैसे मैं, ये मेरी माँ का भाई, भाई की पत्नी यानी मेरी मामी के पति, यानी अब यहाँ से के का ओ से क्या रिलेशन होता है, यानी मेरे मामा की पत्नी की हमारी पिता क्या लगेंगे, हमारे नाना जी लगेंगे। हमारे भाई जो मामी रहती हैं उनके पिताजी हमारे क्या लगते हैं, एक तरह का हम लोग नाना ही तो बुलाते हैं, है ना दोस्त मेरे। क्लियर, चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 1001, 1000, 998, 995, 991, क्वेश्चन मार्क। भाई नंबरों का श्रृंखला लेकिन घट रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। 1001 से 1000 बन गया, ठीक। उसके बाद 998, 995, 991, 1001 से 1000 नहीं, इसमें -1, 1000 से 998 -2, 998 से 995 -3, 995 से 991 -4, -1, -2, -3, -4, यानी 991 से -5 कर देंगे, यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आएगा, 986 आना चाहिए भाई, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बेसिक सवाल था भाई। तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, AFQ, BHR, CJS, DLT, क्वेश्चन मार्क। तो साथियों हमने आपको कितनी बार बताया कि जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को केवल पहले अक्षर का कोड निकालना है। पहले अक्षर का कोड निकाला, उसके बाद आपको ऑप्शन चेक करना है। देखिए ए पहला अक्षर है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, ABCD यानी अगला अक्षर ई आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन ई से शुरुआत किया है, या तो बी होगा या तो डी आएगा भाई। अब हमें दूसरा अक्षर का कोड करना पड़ेगा, या तो EO आएगा या तो EN आएगा। देखिए बीच में F है, बीच का H है सेकंड अक्षर, इसमें J है और इसमें L है। इनके अक्षर का कोड करें, F 6, H 8, J 10, L 12। 6 से 8 +2, 8 से 10 +2, 10 से 12 +2, इसमें भाई +2 है, यानी 12 में हम 2 जोड़ देंगे 14, 14 पे N, यानी EN। देखिए डी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक कूट भाषा में ट्रिप को हैशटैग @ एंड डॉलर के रूप में कूटबद्ध किया गया है। पार्ट को एंड ये वाला साइन @ हैशटैग के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो इसी कूट भाषा में ए का कूट क्या बनेगा। दोस्त मेरे इस बार ए का कोड पूछा है, यानी हमारा आंसर देखिए जिसका पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। ए का कोड पूछा है तो ए जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा, यानी पार्ट में देखिए ए है तो इसी में हमारा कोई ना कोई कोड होगा, इसमें हमारा एक भी कोड नहीं होगा, यानी इनके हम केवल कोड को लिखते हैं। जैसे देखिए TRIP, ट्रिप में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया, जैसे हैशटैग, उसके बाद @ और यहाँ पे एंड रेट और डॉलर का साइन दिया है। फिर देखिए पार्ट लिखा है, पार्ट में 4 अक्षर तो इसके लिए भी 4 अलग कोड क्या है।
इनके भी सभी अक्षरों का कोड लिख लेते हैं भाई। हैशटैग पूछा किसका, केवल पूछा किसका, ए का। ए का पूछा तो हम एलिमिनेट कर लेंगे भाई। देखिए हैशटैग इसमें है तो हैशटैग ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। @ इसमें, @ इसमें भी कट जाएगा। फिर देखिए एंड इसमें बच रहा कौन, ए के सामने वाला कोड हो जाएगा, यानी यही वाला सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका साइन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब गलती होता है, कोई हमारा त्रुटि होता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, यही वाला साइन लगा लेते हैं ऊपर, जैसे छोटा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में NBSF को 82 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और IMSR को 118 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में AYLC के लिए कूट क्या है। दोस्त मेरे NBSF इसका कोड 82 है। हर एक अक्षर का कोड करिए, N14, B2, S19, F6। ठीक है, F6 है तो हर एक अक्षर को जोड़िए। देखिए नंबर को जोड़िए, 14 2 16, 16 19 35, 35 है 41, 41 आपको 82 जाना है तो 41 का दुगना कर दिए तो 82 हो जाएगा। यानी हर एक अक्षर का कोड योग टोटल मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। दूसरा चेक किया जाए भाई, IMSR जोड़िए। पहले लिखिए भाई हर एक अक्षर का कोड, I9 M13 S19 R18। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना कितना आ गया भाई, यहां से 13 9 22, 22 18, 22 18, 22 18 40, 40 और 19 59, 59 का दुगुना कितना होता है, 2 9 18 का 8 1 2 25 10 11 118। देखिए ये किया है ना कोड, यानी हर एक अक्षर का कोड उसको टोटल करना, उसमें से दुगना का मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो पूछा किसका भाई, AYLC। पहले हर एक अक्षर का कोड A1 Y25 L12 होता है, C3 होता है। इनको जोड़ा जाए भाई, 1 25 26 26 12 38 38 3 41, 41 का दुगना कर देंगे तो 82 ही तो आ रहा है भाई इसका आंसर। यानी सवाल का डी आंसर आ रहा है क्या, सभी बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट आंसर भाई। A1 होता है, Y25 होता है, L12 होता है, C3 होता है। इसको जोड़ा जाए तो 1 25 26 26 12 38 38 3 41, 41 का हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 आ जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो इस सवाल का डी आंसर आपका सही है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों ये समीकरण दिया है, लेकिन समीकरण में आप सभी को प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है। पहले इस समीकरण को हम लोग तैयार कर लेते हैं। 48 गुणा है तो भाग में बदलना है हमें गुणा को, तो गुणा की जगह भाग रख दिया। माइनस है तो प्लस में, 16 प्लस है तो माइनस में, 6 भाग है तो गुणा में। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। 3 का भाग 48 में दिए, 16 3 48 होता है, प्लस 16 माइनस 36 का 18 यहाँ से हो जाएगा। देखिए 16 16 32, 32 में से आपको 18 घटाना है, यानी कितना आ जाएगा 14। इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये आपका पूरा 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर रहा। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। डाउट लेकर नहीं चलेंगे, लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी बहुत शानदार तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, डेली क्लास करिएगा, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।